अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था सिलोम वगैरह के बारे में। एंट्रोसिलोम, साइटोसिलोम क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान क्या होता है, ब्लाइंड सैक प्लान क्या होता है ना। ये चीजें मैंने डिस्कस कर लिया था आपको आपकी लास्ट क्लास में। अब देखो, अच्छा बताओ, जैसे लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आप कैसे एनिमल को क्लासिफाई करते हो। तो देखिए, देखो सर्कुलेशन के बेसिस पे कहते हैं ये एनिमल्स में सर्कुलेशन दो तरह का होता है। एक लिखते हैं इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन कहते हैं, और एक को लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, ऑर्गेनिज्म के अंदर और ऑर्गेनिज्म के बाहर। जैसे देखो, जैसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे आप जानते हैं पॉलीफेरा वगैरह में क्या होता है। जैसे मान लो पॉलीफेरा का बॉडी ऐसे बना हुआ है ना। आप जानते हो कि इसके बॉडी वॉल पे कई सारे ऐसे पोर्स होते हैं जहां से वाटर की एंट्री होती है इसमें। ये वाटर इसमें मूव करता है और फाइनली वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है ना। तो जहां पर फ्लूइड का सोर्स या जो जो फ्लूइड इसके बॉडी में मूव कर रहा है, उसका सोर्स बाहर के सिस्टम से आ रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट से आ रहा है। तो दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक। जो फ्लूइड इसके अंदर अब फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल फ्लूइड है, वो वाटर उसके बॉडी का नहीं है। तो फ्लूइड का जो सोर्स है वो बाहर के सिस्टम से आ रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। और अगर आप जानते हैं कि एक एनिमल्स में मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर देखो एक या तो इस तरह का अवेलेबल ब्लड वेसल्स वगैरह होता है, या ब्लड वेसल्स नहीं भी होते हैं, लेकिन जो फ्लूइड इसमें अवेलेबल है या तो ये कैविटी में फ्लो कर रहा है या ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। तो ये देखो, ये बॉडी का इंटरनल फ्लूइड है, ये बॉडी का इंटरनल फ्लूइड है जो एनिमल का अपना ही फ्लूइड होता है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसको इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक कहते हैं। मतलब या तो ये कैविटी में फ्लो होता है, ओपन कैविटी कहते हैं, या ये देखो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो ये फ्लूइड बॉडी की कैविटी में फ्लो हो रहा है, इसमें कहीं कोई ब्लड वेसल्स, डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं कहते, या ये एक डेफिनिट ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है। तो ये फ्लूइड बॉडी के अंदर, इंटरनल फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग, इंटरनल फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक। समझ में आ रहा है? तो आप जानते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसमें कि इंटरनल फ्लूइड है तो इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक है, और वाटर अगर मान लो ये एक्सटर्नल मीडियम से आ रहा है, वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, तो ये क्या हो गया बताओ? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। क्लियर? जैसे देखो आप, अब ये एग्जांपल देखो, ये भी याद कर लीजिएगा। जैसे एक नाम है देखो, वाटर कैनाल सिस्टम, दिस टर्म कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन, और एक टर्म यूज करते हैं देखो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहता है। देखिए, ये तीन तरह का पार्ट है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम, गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये तीनों एक्स्ट्रा में आता है। आप एग्जांपल जानते हैं इसका, ये कहाँ कहाँ मिलता है?
तो आपको पता है कि इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये मिलता है कहाँ बताओ, पॉलीफेरा में। याद रखना वाटर कैनाल सिस्टम ये पॉलीफेरा का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन ये दो जगह मिलता है, देखो सेकंड और थर्ड फाइलम में। सेकंड इज सिलेंड्रेटा एंड थर्ड इज जिनोफोरा। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन कहते हैं, ये थोड़ा बताऊंगा आपको जब ये फाइलम पे आएंगे। पर यहाँ पे एग्जांपल याद रखिएगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन ये प्रेजेंट होता है कहाँ बताओ, सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। सेकंड और थर्ड फाइलम पॉलीफेरा नंबर 1 पे आता है। और देखो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर 9। और नंबर 9 पे कौन सा फाइलम आता है बताओ, उसको गाइनोडर्म्स कहते हैं। तो यही 3 एग्जांपल है। यस, ये 3 एग्जांपल है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, मैंने कहा अब इंट्रा की बात करेंगे। तो देखो आप शायद जानते हो कि इंट्रा में कुछ टर्म्स बता दूंगा, जैसे देयर इज टर्म कॉल्ड पेरेन्काइमल सर्कुलेशन, देयर इज टर्म कॉल्ड pseudo coelomic circulation, and this term called blood vascular system, जो दो तरह का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पेरेन्काइमा आपको बताया था सॉलिड मीडियम पेरेन्काइमा कहते हैं उसको। तो ये कहां मिलेगा बताओ, नंबर 4 में प्लेटीहेल्मिन्थस। पेरेन्काइमल सर्कुलेशन प्लेटीहेल्मिन्थस ये इंट्रा में आता है, देखो। इसके अलावा देखिए सीडोसिलोमिक नंबर 5 एस्क्लेमेंथस में आएगा ये। और आप जानते हैं कि 6 से लेके 11 तक क्या कहते हैं बताओ इसको, इसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आप जानते हो कि 6 और 11 एनिडा एंड क्वाडेटा इसमें क्लोज टाइप का होता है। बाकी जो बचा देखो 7, 8, 10, इवन देखो अगर कहा जाए कि 9 में भी रिड्यूस्ड काइंड का ब्लड सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ में तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, बट यहाँ भी रिड्यूस्ड फॉर्म में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है नंबर 9 में। मतलब ये मेन सिस्टम उसका वाटर वैस्कुलर होता है, पर रिड्यूस्ड फॉर्म में वहां पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी होता है नंबर 9 में। इकाइलडर्म्स में इसको हीमल सिस्टम कहते हैं, याद रखना इसको, टर्म कॉल्ड हीमल सिस्टम, अ रिड्यूस्ड काइंड ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये ज्यादा वर्क नहीं करता, ज्यादा फंक्शन किसका होता है वहां पे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अब एग्जांपल याद रखना चाहिए आपको कि एनिडा में और कॉडेटा में क्लोज टाइप का मिलता है। मैं बताता हूँ ओपन क्लोज क्या होता है। और देखो आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में और हेमिकॉर्डेटा में ये कैसा होगा बताओ, ओपन टाइप का कहते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ओपन टाइप में और क्लोज टाइप में क्या फर्क होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी, ये एग्जांपल यहां तक याद हो जाएगा आपको पहले। तो ये देखो पूरे सिस्टम, पूरे एनिमल का ये क्या हो गया, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर कैसा होता है। अब यहां देखिए आप कि क्या डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज टाइप में। ये मिटा दो इसको आप, यहां पर इसको रब करो। तब देखो मैंने कहा दो नाम बता दें आपको, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। एनसीईआरटी में यहीं से बताया गया है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो देखो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो ये मान लिया जाए, ये किसी एनिमल का, ये मैंने बता दिया,
ये मान लो इसका हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, और हार्ट से एक, इसको वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं कहते, एक एक चैनल होता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू इसका जो ब्लड है ये एक बिगर कैविटी में एंटर करता है, इसको कहते हैं ओपन साइनस कहते हैं, साइनसिस कहते हैं। कैविटी होता है, ये एक ओपन कैविटी होता है, जिस कैविटी में देखिए जैसे मान लो ये ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, या ब्लड या कोई भी फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, और ये इस एनिमल का ये ऑर्गन है, ये पूरा का पूरा ऑर्गन इसके इसी फ्लूइड में डूबा हुआ होता है। देखिए, और फिर ये वापस कहां पहुंच गया, देखो ये हार्ट की तरफ आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि इस एनिमल में जो उसका फ्लूइड होता है, जो उसमें मूव कर रहा है, उसी फ्लूइड में पूरा ऑर्गन उसका डिप्ड रहता है, डूबा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है चीज को? ये इसका क्या हो गया बताओ, ये इसका बॉडी ऑर्गन है, एंड इसमें क्या हुआ देखो, वो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गन इज कंप्लीटली bathed in moving fluid। मतलब पूरी तरह से वो डूबा हुआ रहता है, जो उसका फ्लूइड है वो ऑर्गन डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में होता है। इसमें कहीं कोई आप ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस वगैरह नहीं देख रहे कि यहाँ पर आर्टरियोल्स भी है, यहाँ वेन्यूल्स भी है, यहाँ पर कैपिलरी भी है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरा का पूरा ऑर्गन उसी चीज में डूबा हुआ रहता है जो उसके बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो ये तो हो गया देखो ओपन टाइप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लो इसमें होता क्या देखो, सपोज करो ये हमारा एक बॉडी टिश्यूज का ये पार्ट मान लो, और यहां देख लीजिए, मान लो ये हमारे बॉडी का ये सेल्स वगैरह है। आप जानते हैं टिश्यूज में सेल्स होता है, और सेल्स के बाहर आप जानते हैं कि ये फ्लूइड होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये मान लो हमारे ये सेल है, और सेल्स के बाहर ये फ्लूइड है जिसका नाम ईसीएफ होता है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और ऐसे देखिए, मान लो ये हमारा हार्ट है, मान लीजिएगा। आप जानते हैं कि हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, देखो ये मैं मान लो आयोटा है, फिर आयोटा के ब्रांचेस बनते हैं ऐसे, इसको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं, इसको आप आर्टरियोल्स कहते हैं, है ना। और अब क्या होता है देखो, ये जो इसका आर्टरियोल्स का जो ब्रांचेस है, जब ये आपके टिश्यूज में आता है तो ये कई ब्रांच में ऐसे देखो डिवाइड कर जाता है। इसको कैपिलरी कहते हैं, और आपको पता है कि ये कैपिलरी फिर से देखो ऐसे ज्वाइन करता है, देखो ऐसे ज्वाइन करता है ऐसे ही, तो इसे कहते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कहते हैं इसको। और ये वेन्यूल्स वापस अब और भी कई सारे ब्रांचेस से मिलेगा, देखो ऐसे ये ब्रांचेस से मिलते हैं, और फाइनली ये एक बड़े पार्ट में देखो, ये एक लार्ज ब्लड वेसल्स में यहाँ पहुंच गया, देखो वापस ऐसे। तो ये आपके वेन्स हैं, इसको मिडल वेन्स कहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो आपका बॉडी फ्लूइड का पार्ट, जो 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 ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, या जो हार्ट ने जिस इसको पंप किया है, देखिए हार्ट ने जिस ब्लड को पंप किया है वो कभी भी
आपके ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा है, देखिए वो तो हमेशा एक क्लोज स्पेस में फ्लो कर रहा है। देखिए हाँ, ये जरूर होता है कि इस कैपिलरी का जो पार्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर डिफ्यूज करता है, ग्लूकोज यहाँ से बाहर आता है, वो उसके सेल्स को मिलता है, देखो ऑक्सीजन भी सेल्स को मिलता है, और जो CO2 वगैरह है वापस वो कहाँ पहुंचता है, देखो वेन्यूल्स में, मतलब वेन से चला जाता है, देखो सॉरी आपके कैपिलरी वाले पार्ट में। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि देखो मैंने कहा ये पूरा एक टिश्यूज का पार्ट है, मान लो टिश्यूज में मैंने 2 सेल्स बनाए, देखो सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, मैंने 2 सेल्स बनाए हैं। सेल्स के बाहर सेल्स जिस चीज में डूबा हुआ है उसका नाम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं उसको, उसी को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बताओ, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेल्स का कांटेक्ट, आपके सेल्स का जो कांटेक्ट है वो आपके ब्लड के साथ नहीं है, हमारे सेल्स का कांटेक्ट हमारे टिश्यू फ्लूइड के साथ है। तो क्या होगा बताओ, पहले कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर आएगा, मतलब कैपिलरी से ऑक्सीजन बाहर आएगा, ग्लूकोज बाहर आएगा, पहले वो कहां पे आएगा बताओ, ECF में आएगा, टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और टिश्यू फ्लूइड से कहां पहुंचेगा, आपके वो सेल्स को मिलेगा फिर। मतलब ब्लड का कांटेक्ट आपके सेल्स के साथ नहीं है, ब्लड का कांटेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट आपके सेल्स के साथ है। ब्लड का कांटेक्ट पहले आपके टिश्यू फ्लूइड के साथ होता है, और टिश्यू फ्लूइड से कहां पहुंचेगा, वो आपके सेल्स को मिलेगा। मतलब ये है कि ब्लड कभी भी अपने क्लोज स्पेस से बाहर नहीं आ रहा है, आपके सेल्स की जो जरूरत है वो आपके ब्लड प्लाज्मा से बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आता, ये चीज याद रखना, तभी इसको क्लोज कहते हैं। ब्लड इज ऑलवेज फ्लोइंग इन क्लोज चैनल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो ब्लड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो ऑलवेज एक क्लोज चैनल में फ्लो करता रहता है जिसका डायमीटर अलग अलग होता है। क्या मतलब है इस चीज का बताओ, आप जानते हैं कि अयोटा मोटा होता है, अयोटा से पतला आर्टरी होता है, आर्टरी से पतला आर्टरियोल्स होता है, आर्टरियोल से पतला फिर कैपिलरी होता है, कैपिलरी मिलते हैं तो वेन्यूल्स बनता है, वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन्स बनता है, और वेन्स के मिलने से वेना गवा मिल जाता है जो वापस आपके हार्ट में आ जाता है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखो ये कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हो गया बता, इसका मतलब ये है blood or fluid is always flowing through a closed channel of varying diameter. ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है सर, सेल इज टू टिश्यू फ्लूइड होते जिसके थ्रू सब्सटेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यस यू राइट। इसे इनडायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं कहूं कि ये मान लो आपका कैपिलरी है, ये मान लो हमारे कैपिलरी होते हैं, और ये मान लो हमारा एक, ये हमारे सेल्स हैं मान लो ऐसे, और सेल्स के बाहर ये मान लो हमारा बॉडी फ्लूइड है, ECF है ये, सॉरी नॉट ECF, ECF मतलब सेलुलर फ्लूइड कहते हैं इसको, जो सेल्स के बाहर होता है, ECF का पार्ट है। तो क्या होगा देखो, पहले कैपिलरी से ऑक्सीजन भी आएगा, ग्लूकोज भी आएगा, फिर वो इसको मिलेगा, और जो सेल CO2 बनाएगा वो भी पहले आपके ECF में ही आता है, फिर वो कैपिलरी में पहुंचता है। देखिए एक्सचेंज वेसल कहते हैं, कैपिलरी का क्या बोलते हैं बताओ, कैपिलरी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसे एक्सचेंज वेसल कहा जाता है। और तभी कभी इस ECF को, टिश्यू फ्लूइड को मिडिल मैन कहते हैं, मिडिल मैन बिटवीन, बताओ, बिटवीन डैश एंड डैश, फिल द डैश। ECF को कहते हैं बिचौलिया, मिडिल मैन कहते हैं किसके बीच में, यस, ब्लड और आपके सेल्स के बीच में, बिल्कुल सही कहा आपने, बिटवीन
ब्लड एंड सेल्स। समझ में आ गया बच्चों? बेटा कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, ये आपके वेरियस, इसमें कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है ये। हाँ, अब टिश्यू फ्लूइड में आप जानते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी मिलता है, यहाँ प्रोटीन्स भी होते हैं। टिश्यू फ्लूइड में आरबीसी को छोड़ दीजिए आप, तो जो चीजें ब्लड में अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट सब कुछ आपके टिश्यू फ्लूइड में भी होता है, केवल उसमें आरबीसी नहीं होता। आप जानते हैं आरबीसी क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी कभी भी आपके कैपिलरी से बाहर नहीं आता। तो टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन ऑलमोस्ट वही है जो आपके ब्लड का कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट आपके टिश्यू फ्लूइड में कभी भी आरबीसी अवेलेबल नहीं होता, वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है। और जानते हैं इसी टिश्यू फ्लूइड का पार्ट लिम्फ बनता है, हमने पढ़ा होगा ना कि इसी टिश्यू फ्लूइड का पार्ट जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाता है। देखो ऐसे मान लो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स वापस आपके वेन्स में मिलता है। देखो आप, तो जो टिश्यू फ्लूइड यहां से यहां पहुंच गया डब्ल्यूबीसी के साथ, प्रोटीन्स के साथ, वही क्या बना बताओ? वो तो वापस आपके ब्लड में आ जाता है ना, वेन्स में आ जाता है। तो जो इसमें फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसी को लिम्फ कहा जाता है। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, देखो ये चीज बता दूं मैं आपको कि जब तक वो सेल्स के बाहर है तब तक वो टिश्यू फ्लूइड है। हाँ कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी में होता है ये मूवमेंट, पता है आपको? हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक वो आपके सेल्स के बाहर है तब तक वो टिश्यू फ्लूइड है। Once it enters in your lymphatic vessels, lymphatic capillary, उसी को कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ में टिश्यू फ्लूइड तो होता है, और जानते हैं लिम्फ भी कलरलेस होता है क्योंकि वहां पे आरबीसी नहीं होता। जो चीज आपके ब्लड से बाहर आया है वही चीज तो लिम्फ में आएगा। जो चीज आपके ब्लड कैपिलरी से बाहर आया है, और आप जानते हैं कि हमारे ब्लड कैपिलरी से आरबीसी कभी बाहर नहीं आता, तो जो चीजें ज्यादा बाहर निकल गया, देखो डब्ल्यूबीसी जानते हैं वापस वो वे कैपिलरी में एंटर कर नहीं पाता, प्रोटीन्स वापस एंटर कर नहीं पाते। तो उस डब्ल्यूबीसी को और उस प्रोटीन्स को वापस ब्लड में ले जाने के लिए हमारे पास एक एडिशनल सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। लूप लाइन होता है। देखो ये जो चीज आपके कैपिलरी से बाहर आ गया है, अब उसको वापस ब्लड में लेके जाना है, तो उसको ले जाने के दो रास्ते होते हैं, या तो मेन सिस्टम है ब्लड वाला, और दूसरा एक लूप लाइन सिस्टम है, लूप सिस्टम कहते हैं, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में जानते हैं प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? अब ये कंफ्यूजन तो नहीं है ओपन में और क्लोज में क्या फर्क होता है? अब यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब ये देखो, आप कह सकते हैं यहाँ पर अब ऐसा, ओपन सिस्टम में देखो डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं इसमें, एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड एंड सेल्स। यहाँ टिश्यू फ्लूइड नहीं होता, याद रखना, ओपन टाइप में टिश्यू फ्लूइड एब्सेंट होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप बताओ? यहाँ लिखेंगे आप इन डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। ठीक है, ओपन टाइप याद रखना, ये एक लेस एफिशिएंट सिस्टम है, और क्लोज टाइप को मोर एफिशिएंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कहां पर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको कि ऑल आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट ऑफ द मोलस्का, most of the mollusca, all hemichordata, और इवन जो कहते हैं यूरोकॉर्डेटा होता है, ये भी देखो, ये अब एक्सेप्शनल चीजें हैं, लेकिन आपको ये
याद रखिएगा, मेनली तो ऐसे ही लिखा जाता है कि आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा में होता है, बट यूरोकॉर्डेट्स में भी ओपन टाइप ही होता है। ये भी कॉर्डेटा का एक एक्सेप्शनल पार्ट। तो ऑल आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट ऑफ द मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा कॉर्डेटा में आता है, देखो, और यहाँ पर भी ओपन टाइप ही लिखा जाता है। ऑल्दो मैं बता दूं आपको, ऐसा इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी ने, अब देखो, अगर सिंपली पूछा जाए कि इन सिंपल वे, ये कहां से आ गया एक्सेप्शन, मैं बता रहा हूं, देखो देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे सिंपली अगर पूछा जाए कि कॉर्डेटा में किस तरह का सर्कुलेशन होता है क्लोज टाइप में, क्या इसमें कहीं कोई है? वैसे एक्सेप्शन के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखता, बट अगर कहीं स्पेशली ऐसा पूछ ही दिया जाए कि इन यूरोकॉर्डेटा, या ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, there is an exception in that, and what is that? It is called यूरोकॉर्डेटा। अब यहां देखो, क्लोज टाइप में देखिए, अब यहां पर देखो, क्लोज टाइप में जानते हैं आप, एलिडा आता है, सिफेलोपोड मोलस्का कहते हैं, सिफेलोपोड्स मोलस्का। ऑक्टोपस वगैरह जानते हैं आप, उसमें क्लोज टाइप का होता है। तो एलिडा में, सिफेलोपोड मोलस्का में, प्लस देखो, प्लस ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका ओपन और क्लोज का सिस्टम समझ में आ गया आपको। एग्जांपल याद रखिएगा, सेफेलोपोड मोलस्का, इसमें ऑक्टोपस वगैरह आता है, सीपिया वगैरह आता है, जो एडवांस क्लास का जो मोलस्का होता है। एलिडा में क्लोज टाइप होता है, देखो एलिडा में क्लोज टाइप का होता है। इसमें भी लीचेज वगैरह कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं, बट ये ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखिएगा। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि आप इसे भी भूल जाओ, आप यूरोकॉर्डेटा भी भूल जाओ, पूछा नहीं जाएगा आपसे। सिंपल याद रखिएगा कि कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो हमने अभी बता दिया आपको कि ओपन क्लोज का क्या मतलब होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेसिस पे कैसे हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें बच्चों। अब देखो, नेक्स्ट, सेगमेंटेशन क्या होता है। लिखिए, सेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखो, किसी भी चीज का, देखो, एक जैसे मान लो ये एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। तो ये पूरा यूनिट है, देखो, तो ये क्या है, देखो, इसको कहते हैं रिपीटेड यूनिट्स, रिपीटेड यूनिट्स इन अ बॉडी स्ट्रक्चर, इन अ बॉडी स्ट्रक्चर। इसी यूनिट को मेटामियर भी कहा जाता है। तो रिपीटिशन है, देखो, कुछ यूनिट्स का रिपीटिशन होता है, देखो, है ना। और याद रखिएगा कि ये जो रिपीटेड यूनिट्स होता है, ये होता है इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहा जाता है। एक्सिस भी जरूरी होता है बताना।
तो देखो ये एक यूनिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो ये एक तरह के यूनिट का कॉन्टिन्यूअस एक रिपीटिशन हो रहा है। एंड दिस काइंड ऑफ, अब देखो ये रिपीटेड यूनिट्स को क्या बोलते हैं बताओ, इसी को सेगमेंट भी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन कहते हैं। और सेगमेंटेशन को ही याद रखिएगा, इसी को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सेगमेंटेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, द यूनिट इज कॉल्ड सेगमेंट और मेटामेयर। तो सेगमेंटेशन को ही क्या बोलते हैं बताओ, मेटामेरिज्म कहा जाता है। और याद रखना कि दिस सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म ये किस किस चीज में एनिमल को एडवांसमेंट कहा जाता है, क्या फायदा होता है देखो, याद रखना इसमें। तो एक तो लिखा जाता है देखो इसमें रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स कहते हैं, बेनिफिट्स। कहीं कहीं ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, और कहीं कहीं देखिए जैसे रिजिडिटी ऑफ बॉडी की बात करते हैं, रिजिडिटी ऑफ बॉडी। देखो तीन तरह का इसका बेनिफिट्स है, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स है, मूवमेंट लोकोमोशन में बेनिफिट देता है, और ये बॉडी को रिजिड बनाता है। ये अलग अलग तरह के एनिमल्स बता रहा हूं आपको। ये देखो ना, ये जैसे मान लो ये एक्सिस क्या बताओ, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही तो है। जैसे आपका रीढ़ की हड्डी होती है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, इस पार्ट में होता है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपका आंख है, ये आंख, ये आंख, और दो चार आंख ऐसे भी एक साइड में हो जाइए, तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया ना, ये एक्सिस बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस जगह पे किस तरह का बेनिफिट होता है। जैसे आप देखो, आप जानते हैं कि आर्टफॉर्म वगैरह में पता है आपको कि एक इंटरनल, देखो इस तरह का, इसमें देखो, इसमें इस तरह का एक चैम्बर बनता है। अगर आप एनिडा की बात करें, तो ये जो चैम्बर बन रहा है, देखो जो इंटरनली बॉडी को डिवाइड करता है, इसे सेप्टा कहते हैं, सेप्टा। और बाहर जो जो आपको बाहर से दिखता है, उसको ग्रूव कहा जाता है, ग्रूव। और आपको पता है कि हर सेप्टा का अपना सिलोमिक फ्लूइड होता है। देखो इसमें, इसमें क्या भरा होता है बताओ, हर सेप्टा में इंडिपेंडेंट क्या होता है बताओ, सिलोमिक फ्लूइड होता है हर यूनिट में। देखो, तो सेप्टा की वजह से यहाँ क्या होता है, देखो अगर मैं आर्टफॉर्म की बात करूं, तो सेप्टा की वजह से यहाँ क्या होगा, दे प्रोवाइड्स इंटरनल सेगमेंटेशन। और ग्रूव की वजह से क्या होता है बताओ, इसे कहते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो आप जानते हैं कि जो एलिडा होता है, एलिडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। और याद रखना कि हर सेप्टा के अंदर, जो सेप्टा ने जो एक इंटरनल चैम्बर बनाया है, उस चैम्बर में क्या पड़ा हुआ था बताओ, सिलोमिक फ्लूइड। और इस फ्लूइड की वजह से इट एक्ट लाइक एज हाइड्रो स्टैटिक स्केलेटन कहते हैं इसको। और इसकी वजह से ये हेल्प किसमें करेगा बताओ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। याद रखिएगा इसको। एलिडा वगैरह में जो इंटरनल सेगमेंटेशन है, वो हर सेप्टा के अंदर इंडिपेंडेंट फ्लूइड को जमा करके रखता है। ये लूपिंग में हेल्प करता है, उसको बॉडी को आगे खींचने में हेल्प करता है। तो एलिडा में जो सेगमेंटेशन होता है, उसका मेन जो, अगर पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है उसका, तो उसका सिग्निफिकेंस होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। और आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि एलिडा का जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। याद रखना, सिलोमिक फ्लूइड एक्ट लाइक एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। समझ में आ गया बच्चों? और ये भी समझ में आ गया आपको कि एलिडा एक ऐसा फाइलम होता है जहां सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी होता है और
इंटरनल भी होता है। क्लियर? हाँ देखो ना, ग्रूव बाहर का जो आप देखिए अर्थवर्म को देखो, बॉडी को बाहर से आप लाइन देखेंगे बॉडी के बाहर, तो जो एक्सटर्नली जो डिवीजन होता है ना उसे कहते हैं ग्रूव, और ग्रूव के नीचे एक और इंटरनल डिवीजन होता है देखो, उसे सेप्टा कहते हैं। एमएल इज कॉल्ड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दिस स्केलेटन हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। समझ में आ गया बच्चों? अब यहां देखो, अगर आप बात करें अब रिजिडिटी का, देखो तो यहां क्या क्या होता है देखो। एक तो बोलेंगे आप एंडोस्केलेटन होता है देखो यहां पर, और एक होता है एक्सोस्केलेटन। जैसे वर्टिब्री की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ मेनी वर्टिब्री, है ना? या फिर कहते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट भी होता है, वो भी सेगमेंटेड फॉर्म में होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम तो ये मिलता है कहां बताओ? वर्टिब्रेट्स में। और अगर आप बात करें एक्सोस्केलेटन का, तो ये पता है ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, और ये कहां पे होता है बताओ? आर्थ्रोपोडा में होता है। तो फाइलम के बेसिस पे देखा जाए कि आर्थ्रोपोड्स में जो सेगमेंटेशन है वो बाहर से होगा, काइटिनियस एक्सो कहते हैं ना। तो आर्थ्रोपोडा में क्या मिलेगा बताओ? यहां मिलेगा ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहते हैं। और अगर आप कॉर्डेटा की बात करें, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम है जिसमें वर्टिब्रेटा भी आता है, तो कॉर्डेटा में क्या मिलेगा बताओ? कॉर्डेटा में हमारे बॉडी में जो बोन्स का रिपीटिशन है वो एंडो का पार्ट होता है। नोटोकॉर्ड्स में देखो अर्ली स्टेज में ऐसा कह सकते हैं आप, बट जैसे नोटो, अब जैसे देखो क्या होता है कि केवल केवल हड्डियां ही नहीं होती, इवन कहते हैं कि मस्कुलेचर जो होता है, देखो मस्कुलेचर जो होता है ये भी सेगमेंटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज नॉट ट्यूबुलर कहते हैं उसको, नॉट वेरी मच सेगमेंटेड, ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है उसको। बट आप देखेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स वगैरह में वहां मसल्स का रिपीटिशन भी होता है। बस इतना सिंपली याद रखिए कि कॉर्डेटा का जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल होता है, और आर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटल सिस्टम है या उसका जो पूरा का पूरा सेगमेंटेशन है वो कैसा बताओ? उसे एक्सटर्नल कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में या आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन का जो सिग्निफिकेंस है बताओ वो किस चीज के लिए होता है? वेरी सिंपल, रिजिडिटी ऑफ बॉडी कहते हैं, बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वो एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है। तो बॉडी को रिजिड बनाने के लिए देयर इज सेगमेंटेशन इन कॉर्डेटा एज वेल एज आर्थ्रोपोडा। In chordata, it is called internal segmentation, and in the arthropoda, it is called external segmentation. और देखो एक और चीज, जैसे आप जानते हैं कि प्लेटे हेमिटिस वगैरह में क्या होता है बताओ? आप जानते हो उसमें कई सारा सेगमेंट होता है, प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं इसको। और वो ये फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, और हर सेगमेंटेशन में जानते हैं आप टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। तो देखिए, ऑल्दो याद रखना कि देयर इज टर्म कॉल्ड pseudo segmentation, फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं उसको, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो
ट्रू फॉर्म में नहीं होता, तो पूछा जाएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी सेगमेंटेशन मिलता है, और तो इसको स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, उसका बेनिफिट किस चीज में होगा बताओ? उसका जो बेनिफिट्स है वो किसके लिए बताओ? दैट इज फॉर रिप्रोडक्टिव, क्योंकि हर सेगमेंट में गैमेट्स बनेंगे तो उतना ज्यादा वो अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। नोटोकॉर्ड भी सेगमेंटेड होते हैं सर, स्टेटमेंट में आए गए वर्टिब्रेट्स आर सेगमेंटेड, बिल्कुल सही बात है। अरे कॉर्डेटा एक फाइलम है, वर्टिब्रेटा उसका सब फाइलम होता है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट ही होते हैं, हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते। कॉर्डेटा ही का एक पार्ट तो वर्टिब्रेटा होता है भाई। यस, इन ऑल वर्टिब्रेट्स देयर इज सेगमेंटेशन and that is called internal segmentation। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्योंकि हर वर्टिब्रेट्स में, हर कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ठीक है, हाँ जी लक्ष्य जी, समझ में आ गया आपको? मिस्टर लक्ष्य समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है, अंदर बाहर सिर्फ एनिडा में होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन केवल और केवल कहां पे होता है बताओ? ओनली इन एनिडा, दैट्स ऑल। तो इन ब्रीफ, segmentation is present in एनिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। पूरी कहानी लब्बो लबाब यही है कि सेगमेंटेशन जो होता है, ट्रू सेगमेंटेशन कहां कहां मिलता है? कहां कहां बताओ? एनिडा में, आर्थ्रोपोडा में। हाँ, स्यूडो सेगमेंटेशन के बेनिफिट बता दो भैया, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स। जितने सारे देखो सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट में टेस्टिस ओवरी होता है, हर सेगमेंट्स में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हर सेगमेंट में गैमेट बन सकते हैं। तो pseudo segmentation in platyhelminthes that provides reproductive benefits। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी श्रुति जी, समझ में आ गया आपको कि pseudo segmentation का बेनिफिट किसमें होगा बताओ? रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स कहते हैं इसको। तो ये था आपका एक ब्रीफ आइडिया अबाउट क्या बताओ? सेगमेंटेशन। और जो सेगमेंटेशन है उसी को मेटामेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि सेगमेंट को मेटामियर कहा जाता है। तो सेगमेंट से क्या बन गया? सेगमेंटेशन। वैसे मेटामियर से क्या बन गया? मेटामेरिज्म कह देते हैं उसको। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या केवल एनिडा में मिलता है ये? नो, एनिडा में दोनों होता है। प्रॉपर कहते हैं जो बेस्ट डिफाइंड सेगमेंटेशन कहां बताओ? एनिडा में होता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही कॉर्डेटा में भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही आर्थ्रोपोडा में होता है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही एनिडा में होता है। बट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल कहां मिलेगा बताओ? दैट इज प्रेजेंट इन एनिड्स। समझ में आ गया ये? मिटा दो इसको बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इन द वर्टिब्रेट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी सेगमेंटेड। याद रखना, मस्कुलेचर भी होता है और वर्टिब्री होता है, वर्टिब्री, क्योंकि कई वर्टिब्री के मिलने से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। और याद रखना, रिपीटिशन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। Yes, all arthropods have external segmentation। ठीक है बच्चों, मिटाओ दो इसको अब। मैंने कहा ना कि all arthropods have external segmentation, all chordates have internal segmentation, एलिड्स have, देखो इसमें all नहीं लगाते, मैं सिंपली कर रहा हूं मैं, एलिड्स have both internal and external segmentation। इसमें मैं all नहीं लगा रहा, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं,
जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। Yes, musculature in the vertebrata, in the vertebrates, we have muscles in abdomens and we have vertebrae in vertebral column that is repeated. तो vertebrates में vertebral column vertebrae का repetition भी होता है और muscles का भी repetition होता है। तभी तो एब्स बनते हैं, 6 पैक 8 पैक जो एब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब नोटोकॉर्ड के बारे में। अब देखो, एक नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। अभी आ रहा है इस पे, अभी वहीं पे आ रहा हूँ, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ बच्चे। देखिए, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो देखो क्या होता है नोटोकॉर्ड। ये एक डॉर्सली प्लेस्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज mesodermal in origin and it is always made up of cartilage। ये बॉडी के डॉर्सल साइड में हो, जब भी होगा तो नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में ही होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बनाया हमने बॉडी का ऐसा, ठीक है, और बॉडी के डॉर्सल हिस्से में देखिए, जैसे मान लो इधर इसके आपके लिम्स है, मान लो आप इधर से आपका सरफेस जो है, या ऐसे देख लो, अगर मान लो आप ये हमारा, मान लो ये हमारा सरफेस है, तो ये जो पार्ट होगा देखो, जो ये इसका वेंट्रल पार्ट होगा, याद रखना, जो चीज जमीन को फेस करे, जिधर आपका बॉडी जमीन को फेस करता है वो उसका वेंट्रल पार्ट होता है, और उसके अपोजिट पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? इसको डॉर्सल पार्ट कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसका नाम क्या दिया? नोटोकॉर्ड। तो जमीन, आपकी बॉडी का वो हिस्सा जो जमीन को फेस करता है या चलते वक्त जो जमीन को टच करता है, वही हमारा क्या बताओ? वेंट्रल पार्ट होता है। और वेंट्रल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बताओ? डॉर्सल कहते हैं। तो जैसे नोटोकॉर्ड हमेशा कैसा होगा बताओ? ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। कहां से बनता है? मेसोडर्म से बनता है। और ये किसका बना होता है बताओ? ये कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर? अब यहां देखो, नोटोकॉर्ड या तो प्रेजेंट होता है एनिमल्स में या तो एब्सेंट होता है एनिमल्स में। अगर प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट, सच ग्रुप इज कॉल्ड कॉर्डेटा। और अगर ये एब्सेंट है तो उसको कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। देखिए सिंपल, जहां नोटोकॉर्ड होता है उसी को कॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे कॉर्डेटा कहते हैं। अगर ये एब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। अब जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक नोटोकॉर्ड नहीं होता, मतलब कहां से कहां बताओ? फ्रॉम पॉलीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, they all are called नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड यहां पर नहीं होता, केवल एक ही फाइलम है, देखो नंबर 11 जो होता है उसे कॉर्डेटा कहते हैं। ऑल कॉर्डेट्स मस्ट हैव नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ध्यान रखना, इसी को बता दूं मैं आपको, ऑल कॉर्डेट्स मस्ट possess the
notochord at any stage of life span. हमेशा वो जरूरी नहीं होता, बट कभी न कभी होना चाहिए, पक्का 100%। अब यहां देखिए, अब यहां देखो, अब आपको पता है कि जो कॉर्डेटा होता है ये अब दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और एक को कहते हैं वर्टिब्रेटा। और याद रखना कि प्रोटोकॉर्डेटा में दो ग्रुप आते हैं, एक को कहते हैं यूरोकॉर्डेटा और एक को कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा ये सब फाइलम है, देखो सब फाइलम कहते हैं इसको, सब फाइलम 1, सब फाइलम 2 एंड सब फाइलम 3। आ रहा हूं भाई, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा रजनीश जी, मैं वही आ रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, कॉर्डेटा में दो ग्रुप आते हैं, देखो पहले प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में देखो दो सब फाइलम आता है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। तो ओवरऑल 3 सब फाइलम किसके होते हैं, कॉर्डेटा के, 1, 2 और 3। क्लियर? और देखिए यहां पर अब क्या होता है यूरोकॉर्डेटा में, क्या होता है देखो, कि जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, इसके लार्वा में केवल लार्वा के पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है। और याद रखना इसके एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नो नोटोकॉर्ड, नो नोटोकॉर्ड खत्म हो गया, केवल उसके लार्वा के पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है। इसमें यूरोकॉर्डेटा में देयर इज नो नोटोकॉर्ड इन एडल्ट स्टेज, मतलब एडल्ट बनते बनते उसका नोटोकॉर्ड क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। इसको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। अब देखो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, कभी खत्म नहीं होता वो। नोटोकॉर्ड ही रह जाता है थॉरोली, नो चेंज, एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक, एंड दैट इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डेटा। कंप्लीट लाइफ, पूरे लाइफ में एनिमल्स में केवल नोटोकॉर्ड ही मिलता है, इसी को कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। Animal possess notochord throughout life. Animals possess notochord throughout the life, and this is called cephalochordata. नहीं प्रोटो, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। सब फाइलम ये होता है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा एक सब फाइलम होता है, दो अलग अलग सब फाइलम है। इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं बताओ, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रिमिटिव कॉर्डेटा कहा जाता है। ये कोई फाइलम नहीं है, सब फाइलम ये होता है। इन दोनों सब फाइलम को मिलाकर क्या बोलते हैं बताओ, प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेटा कहते हैं, है ना। और देखो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, देखो यहां पर नोटोकॉर्ड बाद में क्या बन गया, ये बन गया वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियो, और वर्टिब्रल कॉलम ये एडल्ट की बात करते हैं। या नोटोकॉर्ड धीरे धीरे या कुछ समय के बाद ये एक वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो जिस कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। और याद रखना वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये बोनी भी होता है और ये कार्टिलेज का भी बना होता है। तो कहने का मतलब ये होगा, देखो इन द वर्टिब्रेट्स notochord is replaced with vertebral column
and that vertebral column may be bony or may be cartilaginous. तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड केवल उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है उसी को कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट टर्म कहां से आ गया? वर्टिब्रल कॉलम से। तो कहने का मतलब देखो, अगर देखा जाए तो ऑल नॉन कॉर्डेटा प्लस प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलता उसी को कहते हैं क्या? इन वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब आप देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, इन ऑल वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड मस्ट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मस्ट लगा दिया देखो मैंने। इन ऑल वर्टिब्रेट्स notochord must be present in embryonic stage। बाद में वो क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगा, और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोनी भी होता है और कार्टिलेज का भी बना होता है। और मैंने क्या कहा कि जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है कभी, उसी को कहते हैं क्या? इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ गया बताओ? सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा आ जाएंगे और सबके सब प्रोटोकॉर्डेटा भी आ जाएंगे। बाय द वे, अब देखो, बुक दो तरह का होता है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट कहते हैं। मोटे तौर पे हम नॉन कॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट मान लेते हैं, बट नॉन कॉर्डेट्स तो इनवर्टिब्रेट में आता ही आता है। इवन प्रोटोकॉर्डेटा भी इनवर्टिब्रेट का ही पार्ट है, क्योंकि वहां भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। अब देखो, यहीं से आपके एग्जाम में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके नीट के एग्जाम में, और बच्चों ने गलत किया। उसमें गलत कैसे हुआ देखो यहां पर। अब यहां देखिए चीज, ये समझ में आ गया सबको? पहले समझ में आ गया बच्चों कि इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? वो सभी एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसी को इनवर्टिब्रेट कहते हैं। वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि कॉर्डेटा क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा क्या होता है, वर्टिब्रेटा क्या होता है, इनवर्टिब्रेटा क्या होता है। ये सबको समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। अब देखो, इस बार जो आपकी नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों ने कैसी गलती किया है अब बता देता हूं मैं आपको। देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया इसको? सबके समझ में आ गया ये? ठीक है, चलिए अब यहां देखो। अब देखो, क्वेश्चन ये था यहां पर कि एक मछली होती है जिसे कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। देखिए, ये फिश भी एक तो वर्टिब्रेटा में आता है, ये भी वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। लेकिन होता क्या, देखो, इस फिश के एम्ब्रियो में क्या नोटोकॉर्ड होता है? बिल्कुल होता है। व्हाट अबाउट द एडल्ट? तो जैसे मान लो, ये देखो क्या होता है इसमें। ये मान लो स्ट्रक्चर बनाया हमने ऐसे, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर देखो ये, और इसके मान लो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये हमने बना दिया पहले एक, ये इसका मान लो नोटोकॉर्ड है। अब एडल्ट में क्या हुआ देखिए यहां पर, क्योंकि वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉर्ड तो बनेगा इसमें। तो देखिए यहां क्या होता है, देखो, इस एनिमल में एक सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम तो बनता ही बनता है, लेकिन नोटोकॉर्ड पूरी तरह से गायब नहीं होता। देखो, उसका एक रेमिनेंट फॉर्म रह जाता है। मतलब यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हुआ वर्टिब्रल कॉलम में, लेकिन इसका रेमिनेंट कहते हैं, परसिस्टेंट फॉर्म होता है। देखो,
तो क्या लिखा जाता है कि नोटोकॉर्ड इवन परसिस्ट इन एडल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नोटोकॉर्ड ही रह गया है। अरे यहां भी क्या बना बताओ, वर्टिब्रल कॉलम तो बना ना, बट उसका एक रुडिमेंट्री फॉर्म देखो, जो यहाँ डेवलप्ड फॉर्म में था, जो नोटोकॉर्ड यहाँ डेवलप्ड फॉर्म में था, उसका एक रिमेनिंग फॉर्म रह गया वर्टिब्रेट्स में, एडल्ट में भी। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे आप कि नोटोकॉर्ड ही रह गया पूरी तरह से वहां पर। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन उसका एक परसिस्टेंट फॉर्म कहते हैं, एक रुडिमेंट्री फॉर्म उसका एडल्ट में भी रह जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस बार? ऑप्शन लिखा गया था, क्वेश्चन ये दिया गया था कि इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड is present in embryonic stage only। अब देखो ये एक जनरल टर्म था, इन ऑल वर्टिब्रेट तो लिखा हुआ नहीं है, ये चीज लिखा क्या गया था कि इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कार्टिलेजिनस मछली में ये परसिस्ट करता भी है, रुडिमेंट्री फॉर्म में होता है, वो बाद में वो क्या बना बताओ, वर्टिब्रल कॉलम तो बन ही जाता है ना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता अगर आपसे कि एक ऐसे वर्टिब्रेट्स का नाम बताओ, एक ऐसे वर्टिब्रेट्स का नाम बताओ जिसमें नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी मिलता है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? कार्टिलेजिनस फिशेस। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर ये पूछा जाता आपसे कि ऐसे वर्टिब्रेट्स का नाम बताइए जिसमें नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी परसिस्ट करता है, तो आंसर क्या होता है इसका? कॉन्ड्रिकाइथिस। कार्टिलेजिनस मछली को क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है कॉन्ड्रिकाइथिस कहते हैं। क्लास का नाम होता है कॉन्ड्रिकाइथिस। तो ये आप लिख लीजिएगा अपने ब्रैकेट में कहीं पर, कॉन्ड्रिकाइथिस और cartilaginous fishes is a vertebrate। Chondrichthyes are vertebrates, या chondrichthyes are vertebrate in which notochord persist in adults also। समझ में आ गया बच्चों? तो ये थोड़ा सा देखो, और एक आध एक्सेप्शन कहीं पर, तो जनरलाइज चीजों को हम नहीं इसको हम वो कर सकते। ये लिखा हुआ है कि यही था ना, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। तो ये गलत कहां है? ये क्या ऐसा लिखा हुआ कि इन ऑल वर्टिब्रेट्स? ऐसा लिखा हुआ नहीं था ना, केवल लिखा हुआ था इन वर्टिब्रेट्स। तो जनरल चीज है, वो होता है, यस, वो लाइन सही लिखा हुआ था। और लिखा हुआ था नोटोकॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल होता है। देखो नोटोकॉर्ड, ये भी याद रखना, नोटोकॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल होता है ना, वो ट्यूबुलर होता है, मेसोडर्मल होता है। ये पता है आपको सारी चीजें? समझ में आ गया बच्चों? तो ये मैंने बता दिया आपको। अब एक बेसिक का चीज एक और है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। और उसके बाद सीधा हम, अगर ऑल वर्टिब्रेट्स पूछा जाए, हाँ तो वो गलत हो जाता है। देखो अगर ऐसा लिखा था कि ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और क्या, अरे बेटा अभी पता चलेगा तुम्हें ना, अभी क्लासिफिकेशन पे आ रहा हूं। मछली जो होता है ये एक क्लास है, कॉन्ड्रिकाइथिस वर्टिब्रेटा सब फाइलम का ही एक क्लास होता है। लक्ष्य जी आपने पहले पढ़ा नहीं बिल्कुल एनिमल किंगडम, जैसा आपसे आपके क्वेश्चन से प्रतीत हो रहा है मिस्टर लक्ष्य। हाँ तो आपने पढ़ा है ना कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, उसी सब फाइलम का एक क्लास जिसका नाम कॉन्ड्रिकाइथिस होता है। ये पढ़ेंगे हम अभी बाद में, है ना।
ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया यहां तक? तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है वो डिस्कस करने के बाद फिर हम फाइलम पे आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। जितना एक स्मार्ट आपका एक क्लास नोट बन सकता है, मैं वो कोशिश करूंगा कि वो बन जाए आपका। ठीक है? एनी अदर डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क नाउ? सब कुछ समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर कोई भी किसी भी तरह का आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट रह गया हो, आप कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो उस समय भी पूछ सकते हैं आप। यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क योर डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? और एक बार ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा आपका किंगडम का, तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर कितना आसान सा है, बस चीजों को थोड़ा लिंक करने की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों? चलिए, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा बच्चों। एवरीथिंग विल बी रिमेम्बर्ड, डोंट वरी। बेटा ये 15 अक्टूबर का इंस्टीट्यूट ओपन होगा कि नहीं, अभी बहुत टाइम है उसमें। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा आपको तो डीपीपी मिल जाएगा।